हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपकमिंग वीक होने वाला है उसमें कौन कौन से वो इवेंट्स हैं जिसके ऊपर दोस्तों हमको नज़र रखनी है, जिसका याद रखिएगा असर आपको क्लियरली मार्केट्स पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसके बारे में याद रखिएगा, इस वीडियो में चर्चा होगी, जानेंगे कि मार्केट्स के लिए कौन से वो ज़रूरी इवेंट्स हैं। भले आप समझ सकते हैं अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली भी पूरा आपको टेंशन चलता हुआ देखने को मिल रहा है, निफ्टी की हालत ख़राब है, सब पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात होगी। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा, और चैनल से पहली बार अगर जुड़े हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और हम सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को दोस्तों जो क्लोजिंग फ्राइडे को दी है वो लगभग 315 अंक नीचे गिर कर दी है। 1.27% आपको निफ्टी गिरता हुआ दिखा, और 24,450 पे निफ्टी ने पिछले हफ्ते क्लोजिंग दी। निफ्टी दोस्तों पिछले हफ्ते जो 5 दिनों के अंदर को गिरावट देखने को मिली वो लगभग आप नोटिस करेंगे तो 24,450 पर निफ्टी बंद होता है। 1.76% का फॉल आता है 5 दिनों के अंदर। ये निफ्टी ऑलमोस्ट दोस्तों आपको 2% गिरता हुआ देखने को मिल गया। जो निफ्टी दोस्तों 25,000 के ऊपर कारोबार हमको करता हुआ देखने को कंफर्टेबली मिल रहा था, पिछला हफ्ता हमने देखा कि जहाँ पे निफ्टी ने 25,000 के नीचे कारोबार किया। और बड़ी बात क्या है कि कोई ऐसा तेज़ी भी हमको आती हुई दिखी नहीं। सिर्फ एक ही दिन था जिस समय दोस्तों मार्केट में रिकवरी आई, बट फ्राइडे को हुआ क्या, आपने फिर देखा कि निफ्टी में जोरदार आपको गिरावट देखने को मिल गई, 315 अंक टूट गया। और इसीलिए पिछले पूरे हफ्ते के अंदर 438 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी के अंदर देखी। तो मार्केट्स का मूड माहौल अपने आप में ख़राब है क्योंकि जियोपॉलिटिकली बहुत टेंशन है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जिसके ऊपर देखिए बाजार की नज़र रहने वाली है। तो पहले इंपॉर्टेंट इवेंट से शुरू करते हैं, और वो अपने आप में दोस्तों नन अदर देन जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस हमको चलता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से दोस्तों यूएस, ईरान, इजराइल, ये जो पूरा युद्ध हमको चलता हुआ दिख रहा है, इसका क्लियरली दोस्तों हमारे बाजार पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है, और मार्केट्स इसी के कारण याद रखिएगा आपको लगातार गिरते हुए भी दिखे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा असर दोस्तों कहीं पड़ रहा है ना, तो वो कहाँ पड़ रहा है, कच्चे तेल के ऊपर। जो ऑयल प्राइसेस है वहाँ पर दोस्तों उबाल आपको आता हुआ दिख चुका है, मतलब प्राइसेस बहुत तेज़ी से रॉकेट हो चुकी है। फ्राइडे के दिन तो आप देखिए जो WTI क्रूड है, जो अमेरिकन क्रूड जिसको बोलते हैं, वो लगभग 12% आपको बढ़ता हुआ दिखा। एक दिन में दोस्तों 12% आप समझिए आपको कच्चा तेल बढ़ता हुआ दिख रहा है। और वही जो ब्रेंट क्रूड है वो लगभग 8.52% बढ़कर $92.69 तक आपको पहुंचता हुआ दिख गया। मतलब जो कच्चे तेल को दोस्तों हम 1-2 हफ्ते पहले $60-65 के करीब देखते थे, कितना $60-65 के करीब, वो दोस्तों अब सीधा हमको 60-65 छोड़ दीजिए, वो सीधा अब दोस्तों आपको $92-93 के मिल रहा है, बल्कि $90 के पार चला गया है। और इस हफ्ते दोस्तों ये टारगेट बताया जा रहा है कि आपको ये 3 डिजिट्स में भी आता हुआ दिख जाएगा। और कतर ने तो ये वार्न किया है कि अगर इसी तरीके से क्राइसिस चलती रही तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो कच्चा तेल है वो $150 तक आपको पहुंचता हुआ दिखेगा। देखो, कच्चा तेल के बढ़ने का मतलब सीधा सीधा है कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, महंगाई बढ़ती हुई दिखेगी। और कच्चा तेल पहली बात तो क्या है कि सब देशों को चाहिए। और जिस तरीके से दोस्तों ये पूरा आप अभी सिनेरियो चलते हुए देख रहे हैं, ईरान की क्लियर स्ट्रैटेजी है कि वो दोस्तों तेल को बहने नहीं देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और नहीं बहने देगा तो होगा क्या, शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी, और कमी से प्राइजेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पूरा आपको युद्ध चलता हुआ दिख रहा है, जो पूरा वॉर चलता हुआ दिख रहा है, इसकी समाप्ति देखने को मिले, ये बंद होता हुआ नजर आए। अदरवाइज मार्केट्स के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि जो कच्चा तेल है वो इतना अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत फ़ायदा होगा। देखो, अगर $10, ये समझो $10 दोस्तों अगर कच्चा तेल का दाम बढ़ता है तो हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो GDP है उसमें 0.5% के आसपास दोस्तों आपको कमी देखने को मिलती है, मतलब जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अगर $150 तक चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी आप समझिए हम $60-65 का तेल ले रहे थे, और वो आज हम $90 के आसपास जब ले रहे हैं, तो ऑलरेडी दोस्तों ये इकोनॉमी को तो हर्ट कर ही रहा है। लेकिन अगर ये और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा डैमेज आता हुआ दिखेगा, मार्केट की तेज़ी को तो फिर आपको भूलना ही पड़ जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो कह सकते हैं और ज़रूरी है वो है CPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा। जी हाँ, इस हफ्ते दोस्तों आपको इंडिया US दोनों का CPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। इंडिया के आंकड़े की अगर बात करता हूं तो कौन सी तारीख को आएगा, 12 तारीख को, 12 Feb को याद रखिएगा, जो CPI इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो आएगा। पिछली बार दोस्तों जब आंकड़ा निकल कर आया था जनवरी के महीने में, अब हमेशा का ध्यान रखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ 12 को Feb का आंकड़ा का मतलब पिछले महीने का ही आंकड़ा अब इस महीने निकाला जाएगा। वैसे ही पिछले Feb के अंदर जैन का आंकड़ा निकाला जाता है, तो हर महीने याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि जैसे मार्च का महीना चला तो मार्च का आंकड़ा जाएगा, उससे एक महीने पहले का आंकड़ा आता है। पिछली बार दोस्तों क्या हुआ था,
जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि दोस्तों ये नई सीरीज़ के हिसाब से जो आंकड़ा है वो दोस्तों हमको आता हुआ दिखा है। न्यू सीरीज़ का मतलब क्या है कि जो पहले दोस्तों बेस ईयर था वो हम 2011-12 के आसपास लेते थे, अब उसको बढ़ा दिया गया है और 22-23 कर दिया गया है। यानी जो बेस ईयर है राइट, उसमें आपको ऑलरेडी चेंज आता हुआ देखने को मिल चुका है। अब हम 2022-23 के हिसाब से याद रखिएगा आंकड़ा जो है उसको लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आंकड़ा बहुत पुराना हो चुका था और ये जो आंकड़ा था वो प्री कोविड एरा था। कोविड के बाद बहुत कुछ आपको चेंज देखने को मिला है, इकोनॉमीज़ में बहुत बदलाव देखने को मिला है, तो इसलिए आंकड़े को बदला गया। इस बार भी दोस्तों याद रखिएगा नई सीरीज़ के सबसे आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। पिछली बार 2.75% पे याद रखिएगा जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो हमको आता हुआ दिखा। इस बार का कोई एक्सपेक्टेशन अभी तक नहीं है, फोरकास्ट अभी तक नहीं किया गया, बट यही है कि जो आरबीआई का ओवरऑल दोस्तों मानना है कि हम 4 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को देखते हैं और मेजरली जो टारगेट है वो ये है कि इसी में रहना चाहिए। मतलब वैसे तो याद रखिएगा जो ओवरऑल टॉलरेंस बैंड है राइट, उसको 2 से 6% रखा गया है, बट आरबीआई का मेजर मानना था कि 4% के आसपास भी अगर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। मतलब उनका टारगेट ये रहता है। तो किस तरीके का आंकड़ा आता है ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे दोस्तों यूएस का भी आंकड़ा निकल कर आएगा और हमारे से एक दिन पहले आंकड़ा आ जाएगा, वो है 11 फेब को। 2.5% का एक्सपेक्टेशन है। पिछली बार भी 2.5% का एक्सपेक्टेशन था, 2.4% आया। अब 11 तारीख को आएगा आंकड़ा, 2.5% का एक्सपेक्टेशन है। कितना इस बार दोस्तों आंकड़ा रहेगा? सीपीआई इन्फ्लेशन से दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि जो आगे का यूएस को या फिर आरबीआई हो, जो यूएस फेड है या फिर आरबीआई है, वो दोस्तों तय करते हैं कि उनको फिर रेट कट जो है करना है कि नहीं करना है, या इंटरेस्ट रेट हाइक करना है कि नहीं करना है, या फिर स्टेबल रखना है कि नहीं। इसलिए दोस्तों याद रखिए इन्फ्लेशन का आंकड़ा, सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 11 तारीख को अमेरिका का आंकड़ा आएगा और 12 तारीख को इंडिया का आंकड़ा आएगा। अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो बिल्कुल सबसे पहले दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से देखिए हमको और मोटिवेशन मिलता है। तो अगर अभी आपने देख लिया है तो एक छोटा सा आपका समय लूँगा, वीडियो को ज़रूर सबसे पहले लाइक कर दें। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट दोस्तों है एफआईआईज़ को लेकर। देखो एफआईआई की तरफ से इस महीने के अंदर जो बिकवाली की गई है क्या ही कहे। अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर एफआईआईज़ ने याद रखिए 4 दिन बेचा है और 4 दिन के अंदर आंकड़ा देखिए। पहले दिन का जो आंकड़ा आया वो लगभग दोस्तों करीबन 3295 करोड़ का था। उसके अगले दिन का आंकड़ा 8752 करोड़ का था। फिर उसके अगले दिन का आंकड़ा 3752 करोड़ का था और फ्राइडे को 6000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो सेलिंग का आता हुआ दिखा है। सिर्फ 4 दिनों के अंदर दोस्तों एफआईआईज़ ने कितना बेच दिया है? लगभग 21,831 करोड़, 21,831 करोड़ की सेलिंग आपको सिर्फ 4 दिन में देखने को मिल गई है। तो पहला हफ्ता तो एफआईआईज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही बुरा रहा। सामने ज़रूर डीआईएस ने बाइंग करी है और डीआईएस ने लगभग 32,000 करोड़ की बाइंग करी है, बट द पॉइंट है कि एफआईआईज़ जो है वो दोस्तों अभी मार्केट्स में नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे उसके पीछे का रीज़न को पता ही है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली टेंशन जो है तो उसमें हो कर रहा है। एफआईआईज़ इस तरीके से बेच रहे हैं कि कल आएगा ही नहीं। तो ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात है कि क्या एफआईआईज़ की फिर से वापसी होगी कि नहीं होगी। मार्केट इसका भी वेट कर रहा है। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों रुपया। रुपया दोस्तों फिर आपको कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला पिछले हफ्ते। एक बात आप समझो कि अगर कच्चा तेल इतना तेज़ी से बढ़ेगा तो रुपये में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 92 का आंकड़ा भी आता हुआ दिख जाएगा, 93 का आंकड़ा भी आता हुआ दिख जाएगा और बहुत ख़राब हुआ तो 94 का आंकड़ा भी आता हुआ दिख जाएगा। मार्केट्स क्या दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिए चाहते हैं, मार्केट्स ये चाहते हैं कि कुछ भी गलत चीज़ें ना हो। बाज़ार युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है, बाज़ार कच्चे तेल के बढ़ने के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन अभी हो क्या रहा है? दोनों चीज़ें आपको होती हुई दिख रही है। प्लस ट्रम्प और भी अपने आप में देखिए खतरनाक आदमी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों लगातार हो क्या रहा है, जो यूएस डॉलर इंडेक्स आपको कमज़ोर होता हुआ दिख रहा था, लगातार जो वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी, इस युद्ध से हुआ क्या है कि वापस से दोस्तों जो यूएस डॉलर इंडेक्स है उसमें आपको बढ़त देखने को मिल रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ दिख रहा है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है? हमारे रुपये के ऊपर। तो ये भी याद रखिएगा एक फैक्टर है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या इस हफ्ते रुपया अपना नया लो क्रिएट करता है या फिर से आपको 90 के आसपास जाता हुआ दिखता है। ये आई थिंक एक बाजार के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा देखने का। आखिरी पॉइंट जो दोस्तों मार्केट्स नज़र रखेगा बिल्कुल कल के लिए वो बात कर रहा हूँ मैं, और वो है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी वैसे दोस्तों कल के दिन अगर देखा जाए तो मतलब जो फ्राइडे को बंद हुआ वो लगभग 222-23 अंक नीचे बंद हुआ और ये दिखाता है कि हमने थोड़ा फ्यूचर्स का आंकड़ा देख लिया। वैसे गिफ्ट निफ्टी याद रखिएगा नीचे तो लगभग 240 अंक ही है, लेकिन ये दिखाता क्या है? ये गिफ्ट निफ्टी का संकेत ये है कि 24,300 के आसपास दोस्तों जो निफ्टी है वो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। मतलब जो क्लोजिंग आई है वो 24,450 की आई है, 24,300 पे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। मतलब 150 अंकों की गिरावट जो है वो निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है कल के दिन। बट याद रखिए अभी जो और आपको इवेंट घटते हुए दिख रहे हैं
खबर ये आई थी कि देखिए जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि हम हमारे नेबरिंग देशों पे हमला नहीं करेंगे, बट उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके देशों से हम पे हमला होता है, मतलब यूएस बेसिस से, तो फिर हम हमला ज़रूर करेंगे। तो अभी तक जो युद्ध है दोस्तों, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि वो युद्ध आपको कम होता हुआ दिखाए। ट्रंप ने भले कहा है कि उनको अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, बट जिस तरीके से दोस्तों ईरान ने युद्ध लड़ा है, बहुत कम पॉसिबिलिटी कि वो अनकंडीशनल कोई सरेंडर देते हुए नजर आएंगे। बल्कि खबरें तो ये भी आ रही कि दोस्तों जो नया लीडर है वो आज के दिन, नए सुप्रीम लीडर की जो चुनाव है वो हमको आज के दिन होते हुए देखने को मिल जाएंगे और नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया जाएगा। तो बात क्या है कि जो अमेरिका का या फिर इजराइल का टारगेट था कि रिजीम चेंज होती हुई दिखेगी, लोग सड़क पर उतरेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी दोस्तों जो सत्ता है वहाँ की, जो काबिज थे वही काबिज है, तो उतना कुछ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। और यही अपने आप में याद रखिए एक फैक्टर है जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स अभी भी इस युद्ध से घबराया हुआ है और मार्केट्स को लग रहा है कि ये और आगे बढ़ता हुआ देखने को ना मिल जाए। और जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि जो गल्फ नेशंस है वो अपना जो तेल का आउटपुट है उसको ऑलरेडी, याद रखिएगा, कुवैत ने तो बंद कर दिया है प्रोडक्शन, और बाकी के अगर प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो मार्केट्स के लिए ये और बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अब बाजार देखते हैं कल के दिन कहाँ पर ओपन होता है, बट हाँ ये बात बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि गिरावट के साथ ओपन होने के संकेत पूरे पूरे हैं। सो दोस्तों यही सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो हमने दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करें। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आप पहली बार जुड़े तो अगेन वापस से कहूँगा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग लाइक भी करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।